हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 5 फरवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़, इट्स फ्रॉम असासुद्दीन ओवैसी। सो व्हाट हैपन, असासुद्दीन ओवैसी जो हैं वो यूपी में इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उस अपनी पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। तो इन दी सिटी ऑफ मेरठ ही हैज गिवन दी स्पीच, जिसके चलते जब वो अपने दिल्ली रेसिडेंस में जाने लगे तो उनके यूपी में ही उनके कार पे अटैक किया गया बाय एन इंडिविजुअल, बाय हिंदू इंडिविजुअल। एंड उन पे फायर शॉट किए गए, बुलेट शॉट किए गए। अब इसी चीज को लेकर होम मिनिस्ट्री ने एक डिसीजन लिया था कि असासुद्दीन ओवैसी, द चीफ ऑफ AIMIM, उनको हम जेट सिक्योरिटी कवर देंगे। बट असासुद्दीन ओवैसी ने रिजेक्ट कर दिया कि ही हैज डिक्लाइंड कि मैं जेट कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं लेने वाला। एंड ये जो इंसिडेंट हुआ है मेरे ऊपर जो अटैक हुआ, उसका वन ऑफ द मेन रीजन ये है क्योंकि हरिद्वार में जो हेट स्पीच वाला इंसिडेंट हुआ था, धर्म संसद हुआ था, उसकी वजह से लोगों के जो माइंडसेट है वो थोड़ा चेंज हुआ। लोगों में एक डर पैदा कर दिया, हिंदू स्पेशली हिंदूज में, कि अदर कम्युनिटी के जो लोग हैं वो ओवरटेक कर लेंगे हमारे कल्चर को, हमारे रिलीजन को। इसी चीज को लेकर उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि हेट स्पीच जो हुई थी धर्म संसद में, अगर आप ऐसे हेट स्पीच को रोकोगे या फिर ऐसे इंसिडेंट्स को अगर आप रोकोगे, तो जो इवेंट्स होते हैं माइनॉरिटीज के अगेंस्ट, अदर रिलीजन के अगेंस्ट, वो सारे चीजें नहीं हो पाएंगे। और उन्होंने एग्जाम्पल अपना ही दिया, जैसे मेरे ऊपर अटैक हुआ वैसे ही आम जनता के ऊपर भी अटैक हो सकता है। तो अगर जब मैं सेफ नहीं हूं, तो जो वहां पर लोग रह रहे हैं, जो कि आम जनता है, जिनको जिनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगी भी नहीं, वो कितने सेफ हैं। एंड उन्होंने मना कर दी, सीबीएस पे डिक्लाइन किया। उन्होंने बोला कि मुझे भी ए कैटेगरी सिटीजन की तरह ही रहने दो, एंड आई डोंट वांट एनी सिक्योरिटी और एनी एक्स्ट्रा 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 थिंग which which will not par with the other citizen. मूविंग फर्दर, सो इस बार के बजट में डिसइन्वेस्टमेंट की हम जब बात करते हैं, तो डिसइन्वेस्टमेंट का जो हम साथ में लेके चलते हैं, प्राइवेटाइजेशन। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब कि गवर्नमेंट का जो शेयर होल्डिंग है वो रिड्यूस कर दिया गया है ना। और इस बार के बजट में देखा गया तो अराउंड 65,000 करोड़ का ही डिसइन्वेस्टमेंट है। तो अभी तक के ये लास्ट के 6 इयर्स में सबसे लोएस्ट है। जब पूछा गया फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल से कि इतना कम क्यों है, तो उन्होंने बोला कि हमें टारगेट अचीव नहीं करने हैं। हमारे डील मैटर करती है, अगर हमें अच्छी डील मिलेगी तो हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छा भी है, लोग जनता, लोग जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, वो भी अपना अगर होल्डिंग देगी तो एक वैल्यू क्रिएट हो जाती है, एक बड़ी वैल्यू क्रिएट हो जाती है। तो इसी के चलते उनका कहना है कि हमें टारगेट अचीव नहीं करना है, अगर हमें वैल्यू मिलेगी, अच्छी तरीके से हमारी डील हो जाएगी डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर, तो हम जरूर अपने गवर्नमेंट एंटिटीज को डिसइन्वेस्टमेंट जरूर करेंगे। और इस साल सबसे बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो LIC को लेकर है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि पब्लिक होने वाला है। उसका IPO अराउंड इसी साल लॉन्च हो जाएगा। मूविंग फॉर सिटी न्यूज हमें पढ़नी नहीं है, तो हम सिटी न्यूज को स्किप करेंगे। ऑन द नेशनल न्यूज, सो व्हाट हैपन, अभी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, कल हमने पढ़ा भी था कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बोल दिया था कि जो हरियाणा गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन वाला लॉ है ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल इन दी प्राइवेट जॉब्स, उस पर उन्होंने स्टे लगा दिया है ना। अब हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर रही है। उनका यही कहना है कि जो डिसीजन दिया गया स्टे का on the law which has been made by the Haryana government to give reservation to the domiciled people, yeah, to the people of Haryana on the basis of domicile up to 70%, वो स्टे ऑर्डर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के अंदर ही हमने काम किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट में ही हमने काम किया, हमने किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच नहीं किया। एंड उनका ये कहना है कि देखो, जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्पेशली स्टेक होल्डर्स का हम बात करें, दो स्टेक होल्डर्स होंगे। एक तो जो आम जनता है, आम जनता के लिए तो अच्छी बात है, जो रेसिडेंट्स है हरियाणा के लिए। लेकिन जो इंडस्ट्रीज हैं, बिजनेसमैन हैं, हम उनसे बात करेंगे और कंसेंसस बिठाएंगे कि जो रिजर्वेशन है ये उनके लिए भी बेनिफिट लेगा। हम लोग भी उनको, गवर्नमेंट भी उनको कुछ बेनिफिट्स देगी, सब्सिडीज देगी, जैसे लैंड सब्सिडीज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज हो गई, ये सारे सब्सिडीज हम देने वाले हैं। मूविंग फर्दर, अगेन ऑन दी स्टेट पेज, सो व्हाट हैपन, तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, जो कि आपके
केरला के सदर्न पार्ट को नॉर्दर्न पार्ट या नॉर्दर्न पार्ट को सदर्न पार्ट से डायरेक्टली कनेक्ट करेगा, जो भी सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है। और अ, अभी जो टाइम लगता है थ्रू ट्रेन, उसको 4 घंटे से रिड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है, आपका त्रिवेंद्रपुरम टू कासरगोड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोची टू कोची ले लो, कोची टू त्रिवेंद्रपुरम, तो डायरेक्टली कनेक्ट होगी ट्रेन। एंड उसके लिए लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा, क्योंकि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बहुत सारे बेसिकली नेगेटिव पॉइंट्स भी थे। वो नेगेटिव पॉइंट्स ये थे कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट में जितना पैसा लग रहा है, वो पैसा अगर हम किसी और चीज के लिए लगाएं तो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। मतलब अगर हम देखें तो एग्जिस्टिंग जो रूट्स हैं उनको ही अपग्रेड कर दें तो कुछ टाइम कम होगा। और अभी सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट में ट्रेन चलेंगी ना, उसको जो पुअर पीपल है या मिडिल क्लास है, एवरेज मिडिल क्लास है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती, क्योंकि वो थोड़ा उसका जो फेयर होगा वो थोड़ा हाई होगा। इसी चीज को लेकर इसे क्रिटिसिज्म भी बहुत है। उसका सबसे बड़ा मेन क्रिटिसिज्म तो ये है कि भाई इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होगा। फिर दूसरा जो है कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज को एक्विजिशन करना पड़ेगा। और इसी चीज को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि केरला गवर्नमेंट सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को लेकर जो एक्वायर कर रही है प्रॉपर्टी फ्रॉम दी प्राइवेट एंटिटीज, वो अभी बंद कर दे। उसका मेन रीजन ये है क्योंकि जो यूनियन रेलवे मिनिस्ट्री है, उनका ये कहना है कि अभी हम लोग जो अलाइनमेंट दिया है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट में, उससे हम खुश नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट railway ministry, the union railway ministry has to be agreed on the alignment, the feasibility of the alignment of the silver line projects। उसके बाद आप एक्वायर करिएगा प्रॉपर्टीज, क्योंकि अलाइनमेंट अगर चेंज हुआ तो फिर हो सकता है ट्रैक्स के जो रास्ते हैं वो चेंज होने पड़े। अच्छा, ये इसको अपन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। एक जगह नोट डाउन कर लो, ये डायरेक्टली मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आ भी सकता है। श्री रामानुजाचार्य वाला, तो उनके 1000th बर्थ एनिवर्सरी पर उनकी स्टेच्यू का इनॉग्रेशन किया जाएगा बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन दी स्टेट ऑफ तेलंगाना। एंड श्री रामानुजाचार्य जी हम बोले तो वैष्णवियत से, हिंदू वैष्णवियत सेंट। तो देखो, जब हम थोड़ा एंशियंट हिस्ट्री या मिडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो सदन में पॉपुलेशन, क्योंकि मुगल्स वहां तक पहुंच नहीं पाए, निजाम पहुंच पाए, लेकिन निजाम के पहले हिंदूज हुआ करते थे। एंड वहां पर रिलीजन की बेसिस पर, मतलब एक सिंगल रिलीजन था, उसके बेसिस पर भी लोगों का डिवीजन था, शैवियत एंड आपका वैष्णवियत। तो श्री रामानुजाचार्य जो थे, उनका बेसिकली वैष्णवियत में बिलीव था, मतलब गॉड विष्णु के जो प्रिंसिपल्स उनको फॉलो करते थे। एंड उनका यही कहना था कि वेदास हो गए, उपनिषद हो गए, तो ये सारी चीजें गॉड विष्णु के पर्सपेक्टिव से लिखी गई। एंड उनका जो स्टैच्यू है, इट्स 216 फीट टॉल स्टैच्यू इन दी स्टेट ऑफ तेलंगाना, उसको अनवील करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर। एंड ये स्टैच्यू जो है वो वर्ल्ड का सेकंड टॉलेस्ट स्टैच्यू है फॉर एनी सेंट। ठीक है, मूविंग फर्दर ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे दो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट हैं। द फर्स्ट वन, सेक्स एंड वायलेंस, सो इट्स अबाउट द मैरिटल रेप, इसको अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड द सेकंड वन, इट्स अबाउट द इंडिया कॉलिंग विथ क्विट अ लॉट ऑफ ट्रेड इन माइंड। तो ये इंडिया और ब्रिटेन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बात की जा रही है। ठीक है, तो फर्स्ट विल डिस्कस द मैरिटल रेप वाला इशू, द सेक्स एंड वायलेंस। सो व्हाट हैपेंड, देखो, रिसेंटली अभी बहुत सारी पिटीशन फाइल की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में अबाउट दी कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। जब अब देखो, हमने कल भी बताया था, आज फिर बता रहे हैं कि हाई कोर्ट का काम, मतलब जुडिशरी का काम लॉ बनाना नहीं होता। लॉ बनाना काम किसका है? लेजिस्लेटिव का है। तो हाई कोर्ट ने क्या किया? हाई कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट से पूछा, आप बताइए आप लॉ बनाएंगे नहीं बनाएंगे? तो यूनियन गवर्नमेंट का सिंपल सा रिप्लाई था कि हम लोग लॉ बनाएंगे, बट विल टेक द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टुवर्ड्स द क्रिमिनलाइजिंग एंड वी विल टेक द सजेशन फ्रॉम द वेरियस स्टेक होल्डर्स। मतलब कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का मतलब ऐसा है कि ऐसा लॉ बनाएंगे जिससे किसी को नुकसान ना हो। ठीक है, और जो स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब हस्बैंड्स हैं, कपल्स हैं, उनसे हम बात करेंगे, तब जाकर हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे लॉ बना सकते हैं। और बेसिकली जो पिटीशन है, वो पिटीशन यही है कि आईपीसी का जो सेक्शन है 375 विच टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रेप, उसको चेंज लाना, क्योंकि उस सेक्शन के अंडर जो एक्सेप्शन दिया गया है वो मैरिटल रेप है। तो एक्सेप्शन को अगर हटा दोगे तो मैरिटल रेप भी क्रिमिनलाइज हो जाएगा। ठीक है, बट अगर हम बात करें तो जो मैरिटल रेप की बात है, तो मैरिटल रेप को हम थोड़ा डिस्कस करें तो इट्स अ मैरिटल इम्यूनिटी जो कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में प्रिवेल करती है ना, कि
जो पेट्रियार्कल सोसाइटी क्या है, मतलब पेट्रियार्कल माइंडसेट क्या होता है कि भाई हस्बैंड सुपीरियर होता है, किसी भी घर में जाओगे मैन आर सुपीरियर। तो इसी के चलते जो मैन को ना मैरिटल इम्यूनिटी मिल चुकी है, तो एक पेट्रियार्कल माइंडसेट बना हुआ है, जिसके चलते अभी भी इतने डेवलपमेंट के बाद भी, इतनी चीजें होने के बाद भी हम लोग मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं कर पाए। और देखो, अगर हम बात करें तो मैरिटल रेप का मतलब है कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ रेप कमिट करता है तो वो पनिशेबल नहीं होगा, तो वो गिल्टी नहीं होगा रेप के लिए। हाँ, लेकिन जब सेकेंड वेव फेमिनिज्म आई थी इन द ईयर 1976, ठीक है, तो फेमिनिज्म की वेव, जैसे कि आपका रिवॉल्यूशन होता है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, इट्स अ वॉर, बट एक रिवॉल्यूशन भी था। तो जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, रशिया रेवोल्यूशन था, तो वैसे ही फेमिनिज्म का रेवोल्यूशन था। इट्स अबाउट दी कि विमेन को इक्वल राइट देना, विमेन को इक्वल स्टैंड देना मैन के साथ, मैन के एट पार। तो 1976 में जब सेकेंड वेव फेमिनिज्म थी, तो ऑस्ट्रेलिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पर उसने मैराइटल रेप को क्रिमिनलाइज किया था। और इसके बाद जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे हुआ, स्वीडन हुआ, आपका बेल्जियम हुआ, आपका डेनमार्क हुआ, इन नेशंस ने भी क्रिमिनलाइज किया। एंड अदर, उसके बाद अदर यूरोपियन कंट्रीज ने भी रेप इन मैरिज, या इसको हम बोल सकते हैं मैराइटल रेप, उसको भी क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया। बट अगर हम लीगल प्रोविजन देखें इंडिया में, तो ऐसा कोई लीगल प्रोविजन है नहीं जो मैराइटल रेप को बात करता हो। हाँ, सिर्फ सेक्शन 375 है, और सेक्शन 375 विच गिव द डेफिनेशन ऑफ रेप, उसमें जो एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन में मैराइटल रेप एक्सेप्शन ऐड किया गया। ठीक है, तो अब इशू क्या है? द इशू विद दी मैरिटल रेप एक्सेप्शन इज कि देखा जाए तो इट्स अगेन दी बेसिक राइट ऑफ वुमेन। क्यों? क्योंकि ये वायलेट करता है वुमेन के फंडामेंटल राइट, द राइट टू इक्वालिटी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और इसके साथ साथ आर्टिकल 21 भी, विच टॉक्स अबाउट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो भी ब्रीच होगा, जो हमने डिस्कस भी किया था। आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 1A एंड आर्टिकल 21 विच टॉक्स अबाउट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, बट अब इसमें गवर्नमेंट बोलना क्या चाह रही है, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? तो गवर्नमेंट आर सेइंग कि देखा जाए तो एक मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, या एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, अच्छा मुझे एक टर्म याद नहीं आ रहा, जस्ट फॉरवर्डिंग द टर्म, पवित्र इसको बोलते हैं ना, पवित्र को पता नहीं क्या इंग्लिश में बोला जाता है, आई एम जस्ट फॉरवर्डिंग द राइट नाउ द टर्म व्हाट वी कॉल्ड पवित्र इन इंग्लिश। सो यस, सो राइट नाउ देखा जाए तो मैरिज इज अ सेक्रेड, तो सेक्रेड इंस्टीट्यूशन है ना। और अगर हम ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आते हैं मैरिटल रेप को लेकर, तो ये सेक्रेड इंस्टीट्यूशन जो है उसको थ्रेटन हो जाएगा। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि इस लीगल प्रोविजन का मिसयूज किया जाएगा हस्बैंड के अगेंस्ट, एंड ये टूल बन जाएगा विमेन के हाथ में टू हरास देयर हस्बैंड। ठीक है, ये चीज बताई गई, इसमें गवर्नमेंट का स्टैंड है, और हमने ये पढ़ लिया कि भाई इशू क्या है। सो पढ़िएगा जरूर। हाँ, अब ये सेकंड वाला एडिटोरियल, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो, फर्स्ट क्या है ये, क्यों लिखा गया एडिटोरियल ये है। अच्छा, हर्ष पंत जानते हैं, हर्ष पंत के डिफेंस रिलेटेड बहुत सारे एडिटोरियल्स भी आते हैं, बट इट्स नॉट अबाउट डिफेंस ओनली, इट्स बेसिकली अबाउट द इंडिया और ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम के ट्रेड रिलेशंस को लेकर है। चलो, अब ये लिखा क्यों गया एडिटोरियल, व्हाट हैपन, अभी इंडिया और यूके ने दोनों ने लॉन्च किया फॉर्मल एफटीए नेगोशिएशन, विच मींस फॉर्मल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन। और उन दोनों कंट्रीज ने अश्योर किया है कि जो एफटीए नेगोशिएशन जो है वो बाय द एंड ऑफ 2022 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एंड जब तक बोथ कंट्रीज, इंडिया एंड ब्रिटेन, वी विल कंtemplating ऑन द इंटरिम फ्री ट्रेड, मतलब जब तक एफटीए साइन नहीं होता ना, तब तक हम लोग फ्री ट्रेड पे काम करेंगे। ऐसा नहीं कि फ्री ट्रेड नहीं करने वाले, हम लोग काम करेंगे, जिसके चलते जो टैरिफ्स हैं वो रिड्यूस किए जाएंगे इन मोस्ट ऑफ द आइटम्स, है ना। टैक्स जो लगता है वो टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स, इंपोर्ट टैक्स, टैरिफ्स जो लगता है वो रिड्यूस किया जाएगा। अब एग्रीमेंट बोलना क्या चाहता है, व्हाट एग्रीमेंट टॉक्स अबाउट, सो इट सेज दोनों कंट्रीज जो हैं वो बेसिकली अर्ली हार्वेस्ट स्कीम्स और लिमिटेड ट्रेड एग्रीमेंट पे लोअर टैरिफ लगाने की बात करेंगी, जिसके चलते जो सिलेक्ट सर्विसेज हैं उनके लिए रूल्स जो है वो इजी हो जाएंगे। मतलब टैरिफ्स को लोअर डाउन करना और कुछ आइटम्स पे फ्री ट्रेड कर देना, जिसके चलते इंडिया और ब्रिटेन के बीच में ट्रेड कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, और इस एग्रीमेंट का ये भी एक एजेंडा है कि बाय द एंड ऑफ 2030 जो इंडिया और यूके का जो ट्रेड है अभी प्रेजेंट में, उसको डबल कर दिया जाए। तो ये टारगेट भी है। लेकिन अभी अपन डिस्कस करते हैं व्हाट एफटीए इज। तो एफटीए इज अ पैक्ट
वी कैन से दैट कॉन्ट्रैक्ट और एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर नेशन, जिसके चलते हम लोग बैरियर्स जो लगे रहते हैं, ट्रेड बैरियर्स, उनको रिड्यूस करते हैं, है ना। एंड अंडर द फ्री ट्रेड पॉलिसी जो गुड्स एंड सर्विसेज लाई जाती हैं या सोल्ड की जाती हैं अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर्स, उस पे गवर्नमेंट का जो टैरिफ है या तो बिल्कुल कम होता है या तो नहीं होता, सब्सिडीज नहीं दी जाती, और आपका जो कोटाज है और जो इनहैबिट्स प्रोविजंस लगे हैं वो भी डिलीट कर दिए जाते हैं, वो भी हटा दिए जाते हैं, ठीक है। अब जो कॉन्सेप्ट है फ्री ट्रेड का, इट्स एन अपोजिट ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म। अब ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म का मतलब कि आप डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो, और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने का तरीका क्या है कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो, है ना। लेकिन दो फ्री ट्रेड क्या है, फ्री ट्रेड का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या है, रिड्यूस कर दो। तो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म जो है, जो अभी कोविड 19 में एग्जिस्ट कर गया था, उसके लिए अच्छा है कि हम लोग अब फ्री ट्रेड पे काम कर रहे हैं, ओके। और इंडिया और यूके के रिलेशंस की बात करें तो दोनों इंडिया और यूके जो है दोनों वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, एंड दे हैव, और उनकी जो पार्टनरशिप है, दे कैन बी बिल्ट ऑन आवर शेयर्ड हिस्ट्री एंड रिच कल्चर, ओके। ये चीज बताई गई। अब सिग्निफिकेंस क्या होगा अगर एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर साइन हो जाता है या कंप्लीट हो जाता है इंडिया और यूके के बीच में, तो सबसे पहली बात, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स जो है उनका इंक्रीमेंट हो जाएगा, सिंपल सी बात। एंड एक लार्ज जॉब क्रिएटर बन जाएंगी इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल, लेदर, गुड्स एंड फुटवेयर इंडिया के लिए। एंड सर्विस ट्रेड में क्लैरिटी आ जाएगी, ये बहुत अच्छा काम होगा। जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया, आपका आयुष हो गया, आपका ऑडियो विजुअल सर्विसेज हो गई, वीजा रिस्ट्रिक्शन जो है वो भी थोड़ा से लूज हो जाएंगे, जो लगते हैं वीजा रिस्ट्रिक्शंस, जिसके चलते जो सर्विस ट्रेड है वो बूस्टअप होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अभी सर्विस ट्रेड जो है बहुत खराब हो रखी है, बिकॉज क्योंकि ब्रिटेन जो है वो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहा था आफ्टर द एग्जिट ऑफ यूरोपियन यूनियन। उसका मेन रीजन यही था कि हम लोग जॉब्स नहीं दे पाएंगे, ठीक है। फिर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज यही है कि यूके जो है वो यूएन का परमानेंट मेंबर है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, तो ये इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकता है, ठीक है। इन जैसे चाइना हो गया, चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ होता रहता है बॉर्डर एरियाज पे, आपका पाकिस्तान हो गया, इनको काउंटर करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम यूके का हेल्प ले सकते हैं, ये चीज बताएगी, ठीक है। चलो, तो इसके बेनिफिट भी है, हमने स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी देख लिया कि स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी क्या होंगे, और ट्रेड एडवांटेज तो होने ही वाले हैं। मूविंग फर्दर अगेन ऑन द नेशनल न्यूज, सो व्हाट हैपन, सो आपका झारखंड से एक बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है निशिकांत दुबे, उन्होंने बोला है कि 22nd लॉ कमीशन में हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि ये लॉ कमीशन जो है वो रिकमेंड करेगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे लॉ बनना चाहिए, ठीक है। एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडक्ट होना चाहिए और इन्फोर्सिबल होना चाहिए, जो कि अभी नॉन इन्फोर्सिबल है। सो दैट्स व्हाट निशिकांत दुबे हैज स्टेटेड कि 22nd लॉ कमीशन में ये चीजें होने वाली हैं। मूविंग फर्दर, सो अभी एक प्राइवेट बिल प्रेजेंट किया गया राज्यसभा के अंदर बाय द बीजेपी एमपी, एंड इट्स अबाउट द पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। एंड पॉपुलेशन कंट्रोल बिल में जो प्रेजेंट किया गया प्राइवेट मेंबर बिल, उसमें बेसिकली ये था कि थर्ड बच्चा अगर कोई कपल करता है तो उसको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा और पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन बीजेपी के ही एमएलए ने इस पे अपोज किया और सिंपल सी बात बोली कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल में जो पीनल क्लॉज है वो रिमूव कर देना चाहिए, वो हटा देना चाहिए, ओके। एंड व्हाट हैपन, सो अभी राज्यसभा में डिबेट स्टार्ट हो गई ऑन द प्राइवेट बिल्स, एंड द प्राइवेट बिल्स आर अबाउट दी कि हमें प्रियम्बल जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको अमेंड कर देना चाहिए, ओके। ये चीज बात हो रही है। मूविंग फर्दर, सो एस जयशंकर कल बैठे हुए थे पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में बहुत सारी चीजें हुई, क्योंकि बजट में वन ऑफ द मेन अनाउंसमेंट जो था बजट के अंदर वो ये था कि अब ई पासपोर्ट, हम लोग डिजिटलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे, एंड ई पासपोर्ट्स भी इसी साल लॉन्च हो जाएंगे। जब एस जयशंकर से पूछा गया, और जब बहुत अपोजिशन रकस भी क्रिएट कर दिया था कि ई पासपोर्ट आने से हमारा जो डेटा है वो चोरी हो सकता है, उसके कंसर्न्स बढ़ जाएंगे, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, प्राइवेसी ब्रीच होगी लोगों की, तो एस जयशंकर ने बोला हाँ, वी आर अवेयर कि जो डेटा है वो इन द ई पासपोर्ट वो एक तरीके से थेफ्ट हो सकता है, चोरी हो सकता है, लोगों की प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है, दैट्स ए कंसर्न। बट हम लोग कंसर्न को रखते हुए हम लोग जितना मिनिमल हो सके उतना मिनिमल स्टेप लेंगे कि प्राइवेसी ब्रीच ना हो।
अच्छा, ये वाला पेज पूरा पॉलिटिक्स से भरा हुआ है, नहीं पढ़ना है. ओके, सो विल मूव टू द नेशनल न्यूज अगेन. सो व्हाट हैपन, सो सुप्रीम कोर्ट ने उन स्टेट्स को बेसिकली रोक दिया है, क्योंकि अब रोका क्या है, अब समझ में आ जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि भाई एक्स ग्राडिया कंपनसेशन देना पड़ेगा टू द विक्टिम्स फैमिली ऑफ कोविड-19 जिनकी डेथ हुई है, और 50,000 का एक्स ग्राडिया कंपनसेशन होगा. एंड ये फंड जो है वो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से दिया जाएगा. ओके, बट व्हाट हैपन, स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था, सारे स्टेट्स ने अनाउंस किया था कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दोगे और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपके क्लेम फुलफिल कर दिए जाएंगे. बट कुछ लोग ऑनलाइन नहीं आ सकते, ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं सकते, तो उन्होंने ऑफलाइन एप्लीकेशन देना स्टार्ट कर दी. ठीक है, लेकिन उन ऑफलाइन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया बाय मैनी स्टेट. इसमें से एक स्टेट है महाराष्ट्र. तो सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सी बात बोली, उन्होंने बोला कि अगर कोई ऑनलाइन क्लेम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैलिड नहीं है. वैलिड है, आप उसको भी एक्सेप्ट करेंगे, आप उस ऑफलाइन क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकते. मूविंग फर्दर, सो इंडिया में कोविड-19 का जो डेथ टेली है वो 5 लाख के ऊपर निकल चुका है टोटल. एंड कल इंडिया में अराउंड 1.27 लाख केसेस निकले हैं कोविड-19 के, विथ अ पॉजिटिविटी, टोटल पॉजिटिविटी रेट ऑफ 8.1%, विच मीन्स अगर 100 टेस्ट हुए तो 8.1% जो है वो आपके इन्फेक्टेड निकले हैं, कोविड पॉजिटिव निकले हैं. मूविंग फर्दर ऑन द वर्ल्ड न्यूज, सो व्हाट हैपन, सो अभी इमरान खान, व्लादिमीर पुतिन दोनों बीजिंग में है, एंड बीजिंग ओलंपिक्स के इनॉग्रेशन सेरेमनी में थे, और दोनों की मुलाकात भी हुई शी जिनपिंग से, जो कि प्रेसिडेंट है चाइना के. एंड चाइना ने पाकिस्तान के साथ एक नया एग्रीमेंट किया है अबाउट CEPC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिससे इंडिया भी अफेक्टेड पार्टी है, क्योंकि ये कॉरिडोर आपके जम्मू एंड कश्मीर के एरिया से निकलेगा. ओके, मूविंग फर्दर, सो नाटो चीफ जैन स्टॉलिनबर्ग, तो जैन स्टॉलिनबर्ग जो है वो गवर्नर बनेंगे टू दी सेंट्रल बैंक ऑफ नॉर्वे. ठीक है, वो गवर्नर बनने वाले हैं, तो एक जगह नोट डाउन कर लेना, ही इज ऑल्सो द नेटो चीफ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ है वो यही है, और यही पर्सन जो है वो नॉर्वे के सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है दैट इज RBI, नॉर्वे का भी सेंट्रल बैंक जो है उसके वो गवर्नर अपॉइंट होने वाले हैं. मूविंग फर्दर, अच्छा बिजनेस न्यूज में ऐसे कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो. एंड स्पोर्ट्स न्यूज में कल हो जाएगी हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज, क्योंकि आज अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल है बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड. लेट्स सी कौन जीतता है, बट फॉर टुडे आज कुछ ऐसा न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो. सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर. हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स. तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे. बाय बाय गाइस.